Hello friends, this is Team Super Simplified and we are here with another Super Simplified video and today's topic is gravitational waves. तो start करने से पहले let's have a look what are the various topics we are going to cover, what are the various aspects of the topic we are going to cover. So first of all we will see what are gravitational waves, what is their significance or relevance for us, why should we bother about them, and then we will also touch upon some of the concepts, other concepts, some peripheral concepts which are required to be understood in order to have a better conceptual clarity on gravitational waves. One of the topics is space-time, and then we will also have a cursory glance on the theory of relativity which was given by Albert Einstein. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो देख लेते हैं कि वाई इज इट इन न्यूज़ एंड वाई आर वी सिटिंग हियर एंड डिस्कसिंग ग्रेविटेशनल वेव्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक हेडलाइन आई थी कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर एक्सपीरियंस्ड एट लीगो. यू दिस इज व्हाट द हेडलाइन वाज, ग्रेविटेशनल वेव्स एक्सपीरियंस्ड एट लीगो. लीगो क्या है? लीगो इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी. दिस इज द नेम ऑफ द फैसिलिटी. इस लेबोरेटरी में इसको डिटेक्ट किया गया है, इस ऑब्जर्वेटरी में ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए गए हैं. कहाँ से आए हैं ग्रेविटेशनल वेव्स? हमने जनरेट किए हैं क्या? नहीं. यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए दे केम अक्रॉस अर्थ. अर्थ पे हम बैठे हुए थे इंटेलिजेंट स्पीशीज और हमने उसको कैप्चर करके स्टडी कर लिया. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन एज ऑफ नाउ. तो आपको लेबोरेटरी के भी दर्शन करा देते हैं. तो दिस इज़ हाउ द ऑब्जर्वेटरी लुक्स लाइक. ये यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है आपका ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, दीज आर द टू टनल्स, टनल 1 एंड टनल 2. दे आर कनेक्टेड विद द ऑब्जर्वेटरी. इस टनल के एंड में आपको मिरर्स मिलेंगे. दिस हैविंग मिरर्स एट द एंड एंड हियर एट द ऑब्जर्वेटरी यू हैव अ लेजर. ठीक है, and you will be sending light in this direction. It will get reflected from the mirror, it will travel back to the observatory. At the observatory you will have a photo detector which will be studying this reflected radiation from both the tunnels. It will be superimposing and comparing them, and then it will be arriving at some conclusion. So this is how this observatory works. और इस लाइट को ट्रेवल करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से इस टनल के अंदर में अल्ट्रा हाई वैक्यूम मेंटेन किया जाता है. ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी. ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. देखिए, ग्रेविटेशनल वेव समझने के पहले आपको सबसे पहले तो ग्रेविटेशन का फंडा आपका क्लियर होना चाहिए. और ग्रेविटेशन के भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं और कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक फाइनल नहीं है जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं. तो सबसे जो कॉमन एक्सप्लेनेशन है, जो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, दैट वाज गिवन बाय न्यूटन. तो न्यूटन ने हमें क्या बताया? न्यूटन ने देखा कि भाई पेड़ से सेब गिर रहा है, पेड़ से कोई फ्रूट गिर रहा है, तो उनको लगा कि भाई साहब ये सब क्या चल रहा है. तो उन्होंने कुछ उसको सोचना समझना शुरू किया. ठीक है, उन्होंने बुक लिखी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और उसमें उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया ग्रेविटेशन का कि दिस इज हाउ ग्रेविटेशन वर्क्स. तो उनकी जो थियरी थी उसके हिसाब से कैसा था? व्हाट न्यूटन टोल्ड अस दैट इफ देयर आर टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2, with their centers separated with a distance r, then both of them will experience an attractive force F which will be directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब दोनों का अगर मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर दोनों ज़्यादा पास होंगे तो भी उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा. तो बेसिकली न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटेशन इज अ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, ये इनका एक्सप्लेनेशन था, एंड दिस इज़ व्हाट वी मोर और लेस अंडरस्टैंड अबाउट ग्रेविटेशन. हमें भी इसके बारे में यही पता है कि हम उड़ नहीं रहे हैं हवा में, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने हमें पुल करके रखा हुआ है. राइट, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड ग्रेविटेशन. मून हमारे आसपास घूम रहा है अर्थ के आसपास, क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने उसको जकड़ा हुआ है. ठीक है, दिस हाउ वी अंडरस्टैंड ग्रेविटेशन. बट उनके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनको ये बात पची नहीं. ही कुड नॉट डाइजेस्ट दिस फैक्ट दैट ग्रेविटेशन इज अ फोर्स. ही सेड ग्रेविटेशन, हाउ कैन ग्रेविटेशन बी अ फोर्स? ये कोई फोर्स नहीं है. तो उन्होंने अपना एक दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया ग्रेविटेशन के बारे में, विच ही गेव इन इस theory of relativity. उन्होंने दो पेपर पब्लिश किए थे, one on special theory of relativity in the year 1905 and another in the year 1915, general theory of relativity. ये इन्होंने दिया. ठीक है, तो here he talks about an interesting concept known as space time, and with the help of space time he tries to explain how gravity works, how gravitation works, and that is entirely different from Newton's explanation. तो अभी देखते हैं किस तरह से आइंस्टीन ने समझाया ग्रेविटेशन को. उसके पहले आपको स्पेस टाइम थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए. तो स्पेस टाइम क्या है? स्पेस तो आपको पता ही है. व्हाट इज स्पेस? स्पेस इज द 3 डायमेंशनल वर्ल्ड वेयर वी लिव. 3 आयामी दुनिया में ही रहते हैं ना, हमारा संसार 3 आयामी है, 3 डायमेंशन है हमारी दुनिया में. राइट, कितने एक्सेस हैं? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कोऑर्डिनेट बताना है, इफ़ यू हैव टू टेल सम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन अगर बतानी है किसी की, तो क्या करोगे? उसके 3 कोऑर्डिनेट्स बताओगे ना. कोई एरोप्लेन यहाँ पे जा रहा है या कोई आदमी यहाँ सड़क पे चल रहा है, उनके अगर कोऑर्डिनेट आपको पोजीशन बतानी है तो क्या बताओगे? एक्स वाई जेड. जीपीएस यही बताता है आपको, एक्स वाई एंड जेड. राइट, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड. ठीक है,
तो 0 1 2 मान लीजिए ये एक पोजीशन ए है, person is standing at location A and this is his coordinates, and now he has moved to position B or location B or city B, and now his coordinates will change, x equal to 1, y equal to just say 3 and z equal to maybe -6. ठीक है, so these are his new coordinates. Space has changed for him, he has moved to another location. तो हम इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग थोड़ा ठनका, उन्होंने बोला कि यार नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे चेंज नहीं हो रही हैं, ओनली द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट चेंजिंग, देयर इज समथिंग एल्स विच इज चेंजिंग, एंड दैट इज टाइम. यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में आपको कुछ टाइम तो लगा होगा, डेल्टा टी या कुछ टाइम तो लगा होगा, राइट. सो ही टोल्ड कि आवर वर्ल्ड इज नॉट लिमिटेड टू ओनली 3 डायमेंशंस, देयर इज अ 4th डायमेंशन, एंड दैट 4th डायमेंशन इज टाइम. और ये दोनों स्पेस एंड टाइम आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. और जो हमारा सारा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा जो सारा का सारा यूनिवर्स है दैट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ अ फैब्रिक ऑफ इंटरवोवन स्पेस एंड टाइम. स्पेस एंड टाइम से हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है. तो ये है हमारा यूनिवर्स स्पेस एंड टाइम से बना हुआ. ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स. तो आप अगर हमारे यूनिवर्स को कॉन्सेप्चुलाइज करें, विजुलाइज करने की कोशिश करें एज पर आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये पिक्चर मिलेगा कि इस तरह से हमारा पूरा यूनिवर्स है. ये जंजाल सा जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस मेश, सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड आवर यूनिवर्स लुक्स लाइक. ठीक है, तो आपको अभी स्पेस टाइम का थोड़ा आइडिया हो गया. सी टाइम अगर आपको समझ में आ गया तो अभी हम ग्रेविटेशन समझ लेते हैं कि आइंस्टाइन के हिसाब से ग्रेविटेशन क्या था. तो व्हाट ही टोल्ड कि इफ़ यू प्लेस अ मासिव बॉडी, अ बॉडी हैविंग सम मास m in a space time continuum, then the space time around that body will get distorted. अगर ये स्पेस टाइम है और यहाँ पे आपने अर्थ को रख दिया तो क्या होगा, ये स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाएगा. दिस विल नो लॉन्गर रिमेन लाइक दिस, इट विल बिकम लाइक दिस, कर्व्ड हो जाएगा. उस बॉडी के आसपास में स्पेस टाइम विल गेट कर्व्ड. और इसी से इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया ग्रेविटी का. तो उन्होंने बोला कि ये इस तरह से अर्थ के आसपास का स्पेस टाइम है. मून यहाँ पे है, तो अब मून क्यों अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, क्यों खिंचा चला रहा है अर्थ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो गई. अर्थ ने यहाँ अपने स्पेस टाइम को कर्व्ड कर दिया, तो मून इज फॉलिंग इनटू दिस कैविटी एंड दैट इज हाउ इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. तो आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड था. सो दिस इज हाउ ही गेव दिस. तो दिस इज काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन. ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक explanation of gravity which was given by Einstein. So this is completely different. If you see, न्यूटन और आइंस्टाइन का जो व्यू था ग्रेविटेशन के बारे में, दोनों के दोनों completely different हैं. ठीक है, तो अभी आपको ग्रेविटेशन समझ में आ गया एज पर आइंस्टाइन. तो आप न्यूटन वाला भूल जाइए, ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए आइंस्टीन वाला याद रखिए, क्योंकि उसी से हमें ग्रेविटेशनल वेव समझ में आने वाले हैं. ओके, स्पेस टाइम का काफ़ी यूज़ किया है एक मूवी ने जो रिसेंटली आई थी, इंटरस्टेलर. आई होप यू वुड हैव वॉच्ड इंटरस्टेलर. आपने अगर देखी नहीं है तो देख लीजिए, अगर देख लिया तो फिर से देख लीजिए, so that you'll get a new perspective. They talk about 4 dimensions, they talk about time travel, they talk about wormhole, black holes and all those things. Okay, it is interesting to watch. ठीक है, अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं. व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स. तो ग्रेविटेशन वेव्स क्या हैं. अभी आपको स्पेस टाइम समझ में आ गया, आपको ग्रेविटेशन का एक्सप्लेनेशन एज पर आइंस्टीन समझ में आ गया. अभी देख लेते हैं कि ग्रेविटेशन वेव्स क्या है. वेव क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज वेव. वेव इज अ डिस्टर्बेंस, है ना. वेव डिस्टर्बेंस ही तो होता है. वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और रिपल. जैसे कि मान लीजिए आप एक पॉन्ड है, कोई स्टेशनरी वाटर बॉडी है, उसमें आपने पत्थर फेंक दिया, तो क्या होगा, यहाँ से वेव जनरेट होती है, राइट, इन ऑल द डायरेक्शन. दे विल मूव रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस. वो सारी वेव्स होती हैं. उसी तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन स्पेस टाइम. यहाँ पानी में वेव थी, यहाँ पे स्पेस टाइम के अंदर वेव है. ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स. यहाँ पे कोई एक डिस्टर्बेंस हुआ, एट द सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस वेव जनरेट हुई, जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक प्रोपोगेट होगी रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. और यहाँ आपका अर्थ है कहीं पे, अर्थ तक भी ये वेव पहुँच गई. एंड अर्थ पे कौन रहता है, इंटेलिजेंट स्पीशीज़, ह्यूमन बींग्स, हम लोग रहते हैं. हम लोगों ने उसको डिटेक्ट कर लिया लीगो में. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ. अच्छा, पत्थर फेंकने के इक्विवेलेंट यूनिवर्स में क्या होगा, कि यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, कोई छोटी मोटी एक्टिविटी से तो ये वेव जनरेट होगा नहीं, क्योंकि स्पेस टाइम पूरा फैब्रिक है जिससे अपना पूरा यूनिवर्स बना हुआ है. उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस लाना है, इसका मतलब है कोई हैवी इवेंट होना चाहिए, राइट. तो वो हैवी इवेंट क्या है, तो ये 4 तरह के इवेंट्स होते हैं विच गिव राइज टू अ ग्रेविटेशनल वेव. स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार इज़ अ डेड स्टार. सुपरनोवा एक्सप्लोजन, किसी किसी स्टार में कभी एक्सप्लोजन हो जाता है.
तो वो उसको सुपरनोवा बोलते हैं। तो उस एक्सप्लोजन की वजह से कभी कभी ये वेव जनरेट होते हैं। तो बेसिकली जब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना किसी इवेंट से यूनिवर्स के अंदर, तो दीज वेव्स गेट जनरेटेड। फिर ब्लैक होल पेयर्स गेट मर्ज्ड समटाइम। दो ब्लैक होल होते हैं, जैसे यहाँ पर ही आपको दिख रहा है ना, दो ब्लैक होल एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं, उससे एक बड़ा ब्लैक होल बनेगा और जो एनर्जी डिसिपेट होगी दैट विल ट्रैवल रेडिली आउटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। और यही हुआ था जो लीगो में रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो कैप्चर किया गया ग्रेविटेशनल वेव, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ था? उसका ऑरिजिन इस तरीके से हुआ था, दो ब्लैक होल आपस में टकरा के दे मर्ज टुगेदर एंड दैट इज हाउ दैट ग्रेविटेशनल वेव गॉट जनरेटेड। अच्छा, ये इवेंट कब हुआ? अभी तो हमको मिला है 2-3 दिन पहले हमने उसको डिटेक्ट किया उस वेव को, बट कभी तो जनरेट हुआ होगा ना। कितने दिन पहले जनरेट हुआ था वो हम तक पहुंचने से पहले? इट गॉट जनरेटेड 1 बिलियन ईयर्स अगो। इंटरेस्टिंग टू नो, राइट? तो 1 बिलियन ईयर्स अगो की जो चीज़ है, उसके 1 बिलियन ईयर्स पहले की जो चीज़ है उसको अभी हमने स्टडी किया है, एंड दैट इज़ वाई द ग्रेविटेशनल वेव्स आर इंटरेस्टिंग। क्योंकि हमें अपने पास्ट के बारे में, अपने यूनिवर्स के पास्ट के बारे में अगर जानना हो, तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए ना जो उस पास्ट को बिलोंग करती है। इफ़ यू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, हाउ डू यू नो अबाउट देम? बिकॉज we have found cities there, we have found we are able to study the building architecture or the artifacts or the script. That is how we know about it. तो उस ज़माने से रिलेटेड कुछ मिलना भी तो चाहिए, राइट? तो आपको अगर अगर आपको स्टडी करना है कोई चीज़, यूनिवर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या चल रहा था, यूनिवर्स हाउ इट गॉट क्रिएटेड, यूनिवर्स क्रिएट होने के इतने टाइम के बाद में क्या हुआ, फिर हाउ द इवेंट्स अनफोल्डेड, ऑल दोज थिंग्स, if you want to decode, then what you have to study? You have to study something which got originated at that time. तो बिग बैंग भी एक इवेंट है जिसमें से ग्रेविटेशनल वेव्स ओरिजिनेट होते हैं। तो इफ वी आर एबल टू डिटेक्ट दोज ग्रेविटेशनल वेव्स विच गॉट जनरेटेड ड्यूरिंग द बिग बैंग, वी कैन नो अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, राइट? ठीक है। अच्छा, एंड कैसे प्रोपेगेट करते हैं? दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अनदर प्रॉपर्टी विच ग्रेविटेशनल वेव्स हैव दिस, ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ग्रेविटेशनल वेव किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट विल श्रिंक, ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, एंड देन इट विल एक्सपैंड, थोड़ा सा फिर एक्सपैंड भी हो जाएगा। तो अगर ये एक सर्कल है तो ये पहले थोड़ा सा एक्सपैंड होगा एंड देन इट विल गेट लिटिल श्रिंक्ड एंड देन इट विल बिकम नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। तो जिसके अंदर से भी ये पास करेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स, दैट विल गेट स्क्वीज्ड। अभी लीगो का वर्किंग देख लेते हैं कि हाउ डज लीगो वर्क। तो लीगो में आपको थोड़ा बहुत तो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेटरी में लेज़र है, इट विल गो टू अ बीम स्प्लिटर, बीम स्प्लिटर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा वेव को। वेव 1 विल ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन एंड देन यू हैव अनदर वेव ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। वेव 2 रिफ्लेक्ट होकर मिरर से दोनों वापस आएंगे एंड दोनों वेव्स को फोटो डिटेक्टर स्टडी करेगा, वेव 1 एंड वेव 2 को। उससे पहले इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो इंटरफेरोमीटर क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसको इंटरफेरोमीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट स्टडीज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? दो वेव्स जब सुपर इम्पोज करती हैं तो एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है, ठीक है। इन दोनों को सुपर इम्पोज अगर आप कराएंगे तो एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी, और इन दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा इन दोनों वेव्स का, और जो उनकी एनर्जी होगी, जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, इनके बेसिस पे फाइनल वेव की फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही स्टडी किया जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में ये सब नॉर्मल चलता रहेगा, दोनों वेव्स जो डिटेक्ट की जाएंगी वेव 1 एंड वेव 2, उसके सुपर इम्पोजिशन से एक पर्टिकुलर तरह की वेव ही आपको पूरे दिन मिलती रहेगी। लेकिन मान लीजिए जस्ट फॉर अ सेकेंड और फॉर अ मिली सेकेंड एक बीच में कुछ एक डिस्टर्बेंस हो गया, तो आपका जो पैटर्न आपको मिल रहा था रेगुलरली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये डिस्टर्बेंस को स्टडी करने के लिए ही लीगो को एस्टेब्लिश किया गया है। तो लीगो स्टडीज दीज डिस्टर्बेंसेस, और ये डिस्टर्बेंस सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। कैसे? ग्रेविटेशनल वेव से। तो ग्रेविटेशनल वेव कैसे डिस्टर्बेंस पैदा करेगा? ग्रेविटेशनल वेव मान लीजिए अर्थ तक पहुंचा तो क्या करेगा? इट विल ट्राई टू स्क्वीज अर्थ को थोड़ा सा श्रिंक करेगा और थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा, उस टनल में भी होगा, ठीक है। उस टनल में अगर होगा तो दिस मिरर विल मूव फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। मान लीजिए कि वो इस तरफ आ गया, तो पहले 2 सेकंड अगर लग रहे थे इस वेव को पूरा यहाँ से वापस जाने के लिए, तो अब लगेगा कितना? 1.99 सेकंड, बिकॉज मिरर हैज़ मूव्ड क्लोजर टू द फोटो डिटेक्टर। एंड यहाँ पे मान लीजिए स्क्वीज नहीं हो पाया, ठीक है। वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है ना, तो एक ही को स्क्वीज करेगी, नॉट ऑन बोथ द साइड्स, इट कैनॉट स्क्वीज इन द 90 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे 2 सेकंड्स ही लग रहा है अभी उसको। अब दोनों वेव्स आर आउट ऑफ स्टेप फ्रॉम ईच अदर, अब दोनों के बीच में कुछ गैप आ गया। तो आप जब उनको सुपर इम्पोज करेंगे तो आपको नॉर्मल पैटर्न नहीं मिलेगा, यू विल फाइंड अ डिस्टर्बेंस देयर। तो इस डिस्टर्बेंस को ही स्टडी किया गया है रिसेंटली, एंड दैट इज़ हाउ दे हैव टोल्ड कि हमें ग्रेविटेशनल वेव मिल गया है, ठीक है। वी हैव डिटेक्टेड अ ग्रेविटेशनल वेव।
तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसपे LIGO काम करता है। उसके बाद में सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेविटेशनल वेव्स का, वाई आर वी स्टडिंग दैट, कैसे हमको इससे कोई हेल्प मिलने वाली है क्या? हाँ, इट विल हेल्प अस स्टडी द यूनिवर्स। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर यूनिवर्स के पास्ट को समझना है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ का स्टडी करना होगा जो विच बिलोंग्स टू दैट पास्ट। सो दीज ग्रेविटेशनल वेव्स बिलोंग टू दैट पास्ट, ठीक है। एंड इट विल इमर्ज इन टू अ न्यू एरा इन एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी एक नया एरा स्टार्ट होगा कैसे? देखिए, एस्ट्रोनॉमी जो भी है हमारी, जो भी हमारा खगोल शास्त्र है जिससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं या यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, वो इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा। ओके, किस तरह से? देखिए, हमारे जो भी टेलीस्कोप हैं, मान लीजिए कि हबल टेलीस्कोप ही है, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं ये लोग? टेलीस्कोप, सो दीज आर लोकेटेड इन स्पेस, और स्पेस में से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, विच स्टार्ट्स फ्रॉम गामा रेज एंड एंड्स एट द रेडियो वेव्स। बीच में आपका इंफ्रारेड भी है, विजिबल भी है आपका विबग्योर वाला विजिबल रेडिएशन विच वी कैन सी। ओके, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ही हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो इसको स्टडी क्यों करते हैं? इसको स्टडी इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कुछ 100 ईयर्स पहले कुछ एक इवेंट हुआ था, उसमें से कुछ एक गामा रेज निकले थे, वो गामा रेज अभी अर्थ पे पहुंचे हैं, हम उसको स्टडी करेंगे तो हमें 100 साल पहले की चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा लिमिटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। जब बिग बैंग हुआ तो उसके 40,000 ईयर्स तक, बिग बैंग हुआ तो एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद में ये जो पूरा मैटर था वो दूर दूर होने लगा एक दूसरे से, इट स्टार्टेड गेटिंग स्कैटर्ड। बट वो स्टार्टिंग के जो 40,000 ईयर्स थे, दिस मैटर वॉज स्टिल वेरी क्लोज एंड दिस वॉज अ काइंड ऑफ एग्रीगेट लंप। तो उस लंप में से जो भी एनर्जी अंदर से प्रोड्यूस हो रही थी, इट कुड नॉट कम आउट। तो उस 40,000 इनिशियल 40,000 ईयर्स का हमारे पास कोई डेटा नहीं मिलेगा इफ़ वी आर डिपेंडेंट ओनली ऑन ग्रेविटेशनल सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ ऐसा नहीं है, वो किसी भी बॉडी के अंदर से पास कर जाते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करते हुए, ठीक है। तो स्टार्टिंग के ओरिजिन वाले जो बिग बैंग वाले जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो भी हमें मिल सकते हैं, देर आर चांसेस, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले वेव्स हमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एंड दे मे हेल्प अस इन आंसरिंग सम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लाइक हाउ डू ब्लैक होल्स फॉर्म, or is general relativity the correct description of gravity, and how does matter act under the extremes of temperature and pressure in neutron stars and in supernova, all those questions. And it will help us confirm the general theory of relativity as well, okay? So this is how gravitational waves are important for us. So that's it, guys. I hope this was not boring because this was little technical topic. So I don't know whether I have done justice to this, but I tried to convey something from my side. I hope you would have got that. So ठीक है, we'll see you again tomorrow with a new topic. And one more thing, if you have anything in your mind which you would like us to cover, you can mention that in the comment section below, and we'll be taking up that in the coming lectures. Thanks, guys, and you can like, comment, and subscribe if you like this video. ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू, बाय बाय।